डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल के बी फिजिक्स 12th। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम 2022 से लगा करके 2025 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल हैं जो सीबीएसई एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक उसी लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और अब सीबीएसई एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस भी आते ही हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो नीट स्टूडेंट्स के लिए और सीबीएसई बोर्ड में अपीयर होने वाले स्टूडेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि नीट 2022 का है। ये क्वेश्चन है कि टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ द रेडियाई R1 एंड R2, जिसमें कि R1 वेरी वेरी लार्ज एंड R2 गिवन है, हैव इक्वल चार्जेस, द पोटेंशियल वुड बी। पोटेंशियल के बारे में पता करना है, तो इसके लिए हमें पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए। किसी भी स्फेरिकल सेल के सरफेस का पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, और वो होता है कि V इक्वल टू होता है K Q अपॉन R, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई होता है, यानी B प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है। तो इसका मतलब V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q अपॉन R1, और V2 जो हो जाएगा K Q अपॉन R2। चार्ज दोनों पे सेम है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो जिस स्फीयर की रेडियस लार्ज होगी उसका पोटेंशियल लेस हो जाएगा। तो लार्ज रेडियाई किसकी है, फर्स्ट वाले की, यानी R1 जो है वो लार्ज है देन R2। ये गिवन है कि R1 वेरी वेरी लार्ज देन R2। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो V1 होगा दैट विल बी लेस देन V2। सिंपल सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है ना। तो इसका मतलब जो रेडियस लेस होगी, यानी R2 लेस है, उसका पोटेंशियल हायर होगा। तो यहां पर ऑप्शन पढ़ें तो पहले तो इंडिपेंडेंट ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्फीयर, मटेरियल से तो कोई यहां लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पर दोनों कंडक्टिंग है ना। तो कंडक्शन के अकॉर्डिंग दोनों सेम सिमिलर ही है, तो मटेरियल में तो कोई डिफरेंस है नहीं। अच्छा, मोर ऑन बिगर स्फीयर, पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता है। और लास्ट जो दिया गया इक्वल ऑन बोथ स्फीयर्स, ऐसा भी नहीं है, हमने फार्मूले से क्लियर हो गया है हमें। तो हमारा जो ये ऑप्शन है सी वाला, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर हमारा, यानी ये वाला है जिसकी R2 जो है वो लेस है देन R1, तो V2 जो होगा वो लार्जर होगा। ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए, देखिएगा ये जो क्वेश्चन है देखा जाए तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और नीट 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 900 पिकोफैरेड इज चार्ज्ड फुली बाय 100 वोल्ट बैटरी B एज शोन इन फिगर, ये यहां दिखाया गया है। देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड एज शोन इन फिगर बी। देखिए, सिमिलर जो है कैपेसिटर के साथ वो चार्ज वाला कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया है। हमें पता करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम बी, उसके बारे में, यहां पर कितनी एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगी उसके बारे में हमें निकालना है। तो देखिए, जब ये कैपेसिटर चार्ज किया गया था तो इस पे कुछ एनर्जी स्टोर हो गई होगी। जब इस कैपेसिटर को पैरेलल में दूसरे सिमिलर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया तो कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा और कुछ एनर्जी का लॉस भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिमिलर है तो जितनी एनर्जी इस पे स्टोर होगी उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी, मतलब जितनी पहले जितनी थी उसका हाफ कर दें, ऐसा नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि जब हमने इस चार्ज कैपेसिटर को दूसरे सिमिलर चार्ज के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है तो क्या होगा कि जो अनचार्ज कैपेसिटर है उसका तो पोटेंशियल, उसके प्लेट्स का पोटेंशियल 0 है,
है ना। और जो चार्ज कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के क्रॉस द पोटेंशियल होगा, तो जब कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज कैपेसिटर टू अनचार्ज कैपेसिटर, और तब तक होगा जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल यहां पर कॉमन हो जाएगा, V कॉमन, हमें V कॉमन पता करना पड़ेगा। और जब चार्ज का फ्लो होगा तो कुछ एनर्जी का लॉस भी होगा, तो हमें ऐसा नहीं है कि जितना एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड है उसका जस्ट हाफ कर दें और पता लग जाए कि उतनी ही एनर्जी दोनों पे स्टोर होगी, नहीं ऐसा नहीं है, है ना। तो हमें सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। तो सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि इस पर कितना चार्ज स्टोर्ड है। तो Q इज इक्वल टू सी V होता है, C की वैल्यू है 900 पिकोफैरेड, 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 पिकोफैरेड के लिए वोल्टेज 100 वोल्ट है। तो इस तरह से चार्ज की वैल्यू देखिए हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ये चार्ज पता लग गया हमें, Q इज इक्वल टू है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। अब हम कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला अप्लाई करें और कॉमन पोटेंशियल पता कर लें। तो V कॉमन इज इक्वल टू होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, है ना। C1 V1 अभी निकाला है, यही तो है C1 V1। तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस C2 V2 क्या है, V2 तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अनचार्ज कैपेसिटर है, वो तो जीरो होगा, तो ये टर्म जो है हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि V2 जीरो है। C1 प्लस C2 दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम है, तो C1 प्लस C2 करेंगे तो 2 इंटू 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, C1 प्लस C2 करने पर ये आएगा 2 इंटू 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब यहां पर देखिए सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 900, नीचे है 900 तो नीचे है, ऊपर है 10 टू द पावर माइनस 8, और ये पावर ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा 12 प्लस का हो जाएगा, प्लस 12 अपान, देखिए नीचे क्या आएगा कि 900 इंटू 2। तो ये देखिए यहां पर हम क्या करें कि इसको कैंसिल आउट कर दे 9 से, तो ये 100 हो जाएगा और ये 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे नेगेटिव पावर के फॉर्म में। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, देखिएगा 10 टू द पावर माइनस 8 और प्लस 12, तो प्लस 4 हुआ और अपान 2 इंटू 100 है, तो इस तरह से ये ऊपर आ जाएगा 100। सॉल्व करिए, देखिए भाई 100 इंटू 100 है, अपान 100 अपान 2 यानी 50 वोल्ट आ जाएगा। सिंपली कैलकुलेशन कर लें, है ना, जैसे भी आसानी से हो सके। और 50 वोल्ट हमें वैल्यू पता लग गई कि जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो 50 वोल्ट होगा। तो 50 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल के साथ अब हम VC की वैल्यू हो गई 50 वोल्ट। अब एनर्जी स्टोर्ड पता कर लें, तो एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल होता है हाफ CV स्क्वायर, B कॉमन है और C नेट है, नेट कैपेसिटेंस इसकी क्या हो जाएगी C प्लस C यानी 2C हो जाएगी, पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2C, 2 इंटू 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये 2C हो गया, और V स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल कितना है 50 है, 50 वोल्ट है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये 25 डाइंजा होता है 225 इंटू 10 टू द पावर, देखिएगा ये हमारा 20 यहाँ से 204, 10 टू द पावर 4 पावर है पॉजिटिव की, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस 4 तो 8 आ जाएगी माइनस की पावर, है ना। अब इसको देखिए ऐसा कोई ऑप्शन हमारा 8 पावर तो है नहीं, 6 पावर लानी है, तो इसका मतलब 100 से इसको डिवाइड कर दें यानी 2.25 कर दें इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कर दें, तो इतने जूल 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल एनर्जी जो है इस सिस्टम में स्टोर होगी। प्रोसेस क्या है कि पहले तो हम चार्ज पता करें,
जो कैपेसिटर चार्ज किया गया है उस पर कितना चार्ज स्टोर हुआ वो पता कर लिया। फिर उस चार्ज वाले कैपेसिटर को जब अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया पैरेलल में, तो उस सिस्टम का कॉमन पोटेंशियल पता किया जो कि 50 वोल्ट आया। अब इस सिस्टम का जो कॉमन पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट है और जो नेट कैपेसिटेंस है वो C1 प्लस C2 है, तो 2C हो गया। अब इस के बेसिस पे हम U इक्वल हाफ सी नेट VC स्क्वायर करने पर हमें पता लग जा रहा है कि इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2023 का है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पता लग रहा है कि ये 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रो ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 माइक्रोफैरेड हो गया। तो नया सर्किट बन जाएगा हमारा, ये हो गया, बी ये हो गया, ये 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ये 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो C1, तो इस तरह से हमारा C1 जो आ गया वो 3 माइक्रोफैरेड इस सर्किट से बता रहे हैं और C2 जो है वो 6 माइक्रोफैरेड हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे। तो अब इक्विवेलेंट सीरीज का, ये दोनों सीरीज में है, C1 ये है, C2 ये है, सीरीज में है, तो सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो वैसे तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। तो 3 इंटू 6/3 प्लस 6, तो 18/9, 9 2 18, तो ये 2 माइक्रोफैरेड आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल, नीट 2023 का, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10 टू द पावर 2 वोल्ट एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल हमें पता करना है। कुछ डेटा दिया गया है, डेटा ये मान लिया ये 2A हम लेते हैं डेरिवेशन में, ये 2A, तो यहां पर A प्लस 2A की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब A जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, जो कि इस डाइपोल के एक्सिस पे सिचुएटेड है, वैसे तो इसका एक फार्मूला होता है ना, उस फार्मूले को लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए फार्मूला तो ये होता है कि V इक्वल टू होता है K, सॉरी चलिए K लिख सकते हैं या डिटेल वाला लिख देते हैं फार्मूला, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये फार्मूला है पोटेंशियल ऑन द एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, रियल फार्मूला ये। अच्छा, जब हम इसका अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो V इक्वल टू आता है P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये कुछ स्टूडेंट समझ रहे हो कि हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाएं और आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ये जो फार्मूला आता है तब हम क्या लेते हैं कि R इज वेरी वेरी लार्ज देन A, तो ऐसी कंडीशन तो है नहीं। R की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है, A क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसा तो है नहीं कि R इज वेरी वेरी लार्ज देन A क्या है 3 सेंटीमीटर है और R तो 5 सेंटीमीटर काफी क्लोज है, तो अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो क्या करें हम, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल पता करें P पर और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल P पर पता करें, दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड कर दें, है ना। तो P1 पर पोटेंशियल, P पर पोटेंशियल देखिए P1 पर, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, यानी V1 इज इक्वल टू हो जाएगा K, Q की वैल्यू जो है Q ही है, अपान, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 2 बच गई, है ना। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो
तो 2 इंटू 10⁻, मीटर में करेंगे तो -2 कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा KQ/2 इंटू 10⁻²। ये V1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से V2 निकाल लीजिए, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज -Q, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो -KQ/, ये डिस्टेंस कितनी है देखिए, यहां से वहां तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ये है और 3 ये है, 6 और 2 8 सेंटीमीटर हो गई। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻² मीटर में हो गया। तो ये भी आ जाएगा -KQ/8 इंटू 10⁻²। नेट पोटेंशियल पता करना है, V नेट इज इक्वल टू हो जाएगा KQ इंटू 10⁻², कॉमन ले लिया, KQ 10⁻² कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1/2 माइनस 1/8, तो ये हो जाएगा आपका KQ इंटू 10⁻², एलसीएम आ जाएगा 8, 2 4 जाए 8 बन जाए 8, तो आ जाएगा 3/8। मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर, V नेट की वैल्यू आ रही है कि 3/8 KQ और साथ में आ रहा है 10⁻² इंटू 10⁻², 3/8 KQ और 10⁻² आ रहा है, तो 3/8 QK, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमने डेरिवेशन में कंडीशन ली थी वही कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन आया है या कोई और कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज है और जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम अलग अलग पोटेंशियल निकालें ड्यू टू टू डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज और उनको जो है एल्जेब्रिकली ऐड कर दें। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2024 का है। इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो ये एक वेल नोन सर्किट है जिसको हम ह्यूइट स्टोन ब्रिज सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रेशियो सी, जैसे C1 है ये C2 है वाली है, ये C3 है ये C4 है। तो जब C1/C2 इज इक्वल टू है C3/C4, तो इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन हो गई ह्यूइट स्टोन ब्रिज की, बैलेंस कंडीशन है ना। 2/2 इज इक्वल टू 2/2। जब बैलेंस कंडीशन होती है तो ये जो फिफ्थ कैपेसिटर है इसको हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है ऐसी कंडीशन में, तो ये सर्किट में वर्क नहीं कर रहा होगा। तो इसको हटाने के बाद हमें जो सर्किट नया मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। देखिएगा ये इस तरह से हमें सर्किट मिला क्योंकि ये हट गया। अब ये 2 है, ये भी 2 है, 2 2, तो ये सीरीज में है, 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, और फिर इस आर्म और इस आर्म को देखें तो ये पैरेलल में है। तो जब इसको हमने ऐड किया 1/2 प्लस 1/2 करने पर ये तो 1 हो जाएगा, है ना। यहां पर आ जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफेरेड, और यहां पर भी 1 माइक्रोफेरेड आ गया। अब ये जो है पैरेलल में है, यहाँ सीरीज में है, तो सीरीज के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है सीरीज में, और पैरेलल में CP इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2। तो अब इक्विवेलेंट AB के क्रॉस हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन है और नीट 2024 का ही क्वेश्चन है। असर्शन ए, द पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल मोमेंट P ऑफ मैग्नीट्यूड 4 × 10⁻⁻6
कूलम्ब मीटर। ये पी की वैल्यू दी गई है डाइपोल मोमेंट की, ठीक है, और पोटेंशियल जो है वो इतना है, ऐसा बताया गया है। और पॉइंट कहां पर है, एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 2 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल इतना है 9 × 10⁻³ वोल्ट और 4 × 10⁻⁻6 उसका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो देखिए यहां पर और रीजन बताया गया है कि V इक्वल टू होता है ±2p/4πε0r²। तो ये देखने से पता लग रहा है कि ये रीजन तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि V जो होता है एक्सियल पॉइंट पर वो होता है p/4πε0r²। ये एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, जबकि रीजन में ये दिया गया है। इसका मतलब रीजन तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गया। अब हम देख सकते हैं कि क्या जो असर्शन गिवन है वो ट्रू है क्या, वो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लगा ले, पता लग जाएगा। तो P की वैल्यू दी गई है 4 × 10⁻⁻6/r², और ये 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, है ना, और r² कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 4 कट गया, तो 9 ऊपर आएगा और 10⁻कितनी आ जाएगी 6, 9 - 6 यानी 3, 9 × 10⁻³ वोल्ट आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब ये तो सही लिखा हुआ है, असर्शन इज करेक्ट, बट रीजन में जो फॉर्मूला दिया गया है वो कंफ्यूजिंग है, मतलब सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़िए, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2024 का है। ये थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड P in volt shown in the figure is, take 1/4πε0 is equal to 9 × 10⁹ SI यूनिट। तो यहां पर हमें मालूम होना चाहिए कि देखिए किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के सरफेस का पोटेंशियल और उसके अंदर का पोटेंशियल सेम होता है। पूरा पोटेंशियल यहां से लगा करके पूरे अंदर का ये कांस्टेंट होता है, सेंटर टू सरफेस जो B जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जितना पोटेंशियल C पॉइंट पर होगा, C पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा VC, उतना ही पोटेंशियल जो है P पॉइंट पर भी होगा। फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, V = KQ/R, ये फार्मूला है। वैसे तो जनरल किसी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, अब जब कोई ये स्फेरिकल सेल चार्ज होता है तो बाहर के लिए किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो चार्ज होता है वो इस तरह से बिहेव करता है कि पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ हो, है ना। यहां पर हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर, चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर जो पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है और उतना ही होता है जितना कि सरफेस का पोटेंशियल होता है। तो हमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका डिफरेंस निकालें, BC - BP = 0 आएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है नीट 2024 का। इफ द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, देन, देखिए सबसे पहले तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का C = होता है ε0A/d। ये क्या, D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। जब इसको डिक्रीज किया गया, क्या किया गया, इफ द प्लेट था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी, देखिए पहले बैटरी से भी कनेक्टेड रखा गया और उनकी प्लेट को पास में लाया गया। जब बैटरी से कनेक्टेड कैपेसिटर की प्लेट्स को पास में लाया जाएगा, मतलब D को डिक्रीज किया जाएगा, D को डिक्रीज किया जाएगा, तो C क्या होगा, इंक्रीज होगा।
भाई डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो सी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। जब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा और बैटरी से वो कनेक्टेड है तो क्या होगा, वो और चार्ज एक्वायर करेगा, बैटरी उसको और चार्ज देगी, फुली चार्ज भी होते हुए भी, क्योंकि हमने प्लेट्स को क्लोजर ले आए हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होने की वजह से बैटरी और चार्ज उसको सप्लाई कर देगी, है ना। हमें मालूम है कि फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू सी इंटू वी। वी तो कांस्टेंट है बिकॉज बैटरी इज कनेक्टेड, वी इज कांस्टेंट, वी कांस्टेंट है और सी इंक्रीज हो रहा है, ये सी जो है इंक्रीज हो रहा है प्लेट्स को क्लोजर लाने पर, प्लेट्स को क्लोजर लाने पर कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो गया, वी कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली क्या हुआ, Q इंक्रीज हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक तो सी इंक्रीज हुआ, Q इंक्रीज हो गया, है ना। इस बात को माइंड में रखते हुए आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, चार्ज स्टोर इन इट इंक्रीजेस, चार्ज स्टोर इंक्रीज हो गया, ठीक है बात, ये कंक्लूजन अभी निकाला तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज, एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज होगी, ये देख लीजिए भाई एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, हाँ हमें ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड। अब देखिए सी की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है और वी कांस्टेंट है तो यू की वैल्यू भी तो इंक्रीज ही होगी, है ना भाई, सी को इंक्रीज कर दिया गया, वी कांस्टेंट है ना, तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा एनर्जी का वो क्या होना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीजेज हो जाएगी न कि डिक्रीजेज, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद सी में दिया गया है इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज, हाँ तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो गई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट है। द रेशियो ऑफ द चार्ज टू पोटेंशियल रिमेन्स सेम, चार्ज टू पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा क्योंकि चार्ज तो स्टोर्ड चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये भी रॉन्ग हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही है क्योंकि क्यू इंक्रीज हो रहा है, वी तो कांस्टेंट है, देखिए वी कांस्टेंट है लेकिन क्यू तो इंक्रीज हुआ था ना, ये तो कांस्टेंट है, बैटरी से कनेक्टेड जब भी कैपेसिटर होगा तो वी तो को कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये बात भी सही है जो ई में दी गई है कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए सी और ई। तो यहां देख लीजिए ए सी ई कहां दिया गया है, बी में दिया गया है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। यहां बताया गया है कि द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स का सेपरेशन जो है वो डी है। द टू स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 विद थिकनेस 3/8D और D/2, ये क्या है 3D/8 और ये D/2 थिकनेस के 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किए गए हैं, स्लैब्स इंसर्ट की गई हैं, इसका K1 है और K2 है, बाकी जो पोर्शन बचा वो वहां एयर है, यह इतने पोर्शन में एयर है, तो कितने पोर्शन में एयर है और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है तो ये K3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, K3 इक्वल टू हो गया 1। और इसकी थिकनेस कितनी है, मतलब ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितना है, तो वो पता कर सकते हैं कि D माइनस, पूरा D है, इसमें से माइनस कर दें 3D/8 प्लस D/2, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे, है ना, तो 8 हो जाएगा 3D प्लस 4D, तो इस तरह से सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 7D/8, मतलब D/8 इसकी थिकनेस जो है वो D/8 है, यानी T3 जो आया हमारा वो D/8 आया, बाकी तो सब दिया ही हुआ है। अच्छा ये क्या है कि ये पूरा जो कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड होंगे 3 कैपेसिटर, दिस होल सिस्टम बिहेव लाइक ए 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, तो ये तो हो गया कि 2 स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 विद थिकनेस 3/8D and D/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance become 2 times larger than the when there is nothing between the plates.
यानी जो पहले कैपेसिटेंस थी अब इंसर्ट करने के बाद उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, पहले से डबल हो गई है। अब हमें वैल्यू निकालनी है K2 की, सॉरी K1 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ K1, और ये रिलेशन दिया गया K1 इज इक्वल टू है 1.25 K2, ये दिया हुआ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी वो हमें मालूम होना चाहिए। वैसे ओरिजिनल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होगा, ये पहले उसकी कैपेसिटेंस थी। अब कितनी हो गई वो निकाल लेते हैं। C डैश इज इक्वल टू हो गया क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3, ये अब हो गई। इसी में वैल्यू रख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट A बाई T1 की वैल्यू क्या है, थिकनेस 3D बाई 8K1 हो गया, प्लस T2 T बाई 2K2 हो गया, प्लस देखिए T1 की थिकनेस है 1/8 D, तो ये हो जाएगा TD बाई 8, और K3 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये इंटू 1 हो गया। तो ये रिजल्ट आया न्यू कैपेसिटेंस का। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा, यहां पर एप्सिलॉन नॉट A अपान ये हो जाएगा K1 K2 का रिलेशन भी दिया गया, इसकी भी वैल्यू रख देते हैं क्योंकि हमें K1 की वैल्यू निकालनी है, तो K2 को हटा दीजिए, है ना। K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 अपान 1 पॉइंट, देखिए K2 इक्वल टू हो जाएगा K1 अपान 1.25, डेसिमल हटाएंगे तो 100 K1 अपान 125, 25 से कैंसिल कर दीजिए, 4 जा और ये 5 जा, यानी K2 इक्वल टू हो गया 4 अपान 5 K1, ये K2 की वैल्यू आ गई, यानी K2 आया है हमारा 4 अपान 5 K1, ठीक है। K2 आया 4 K1 अपान 5, 4 K1 अपान 5 K2 की वैल्यू आ गई, ये भी रख देते हैं। हाँ, तो यहां पर हो जाएगा 3D बाई 8K1 प्लस D अपान 2, K2 की जगह पर कितना लिखना है हमें 4K1 बाई 5, 5 तो ऊपर चला जाएगा तो 4K1 और ऊपर 5 आ गया प्लस D अपान 8, ये रिजल्ट आया है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एप्सिलॉन नॉट A बाई देखिए 3D बाई 8K1 प्लस 5D बाई 8K1 प्लस D बाई 8, ये रिजल्ट आया C डैश का। अब ये जो कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस की डबल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। यानी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की गई है तो कैपेसिटेंस पहले के कंपेरिजन में जबकि उसमें कुछ नहीं था उससे डबल हो, इसको हमें लिखना पड़ेगा C डैश इज इक्वल टू 2C, तो एप्सिलॉन नॉट A अपान 3D बाई 8K1 प्लस 5D अपान 8K1 प्लस D बाई 8 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो ये तो कट गया एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या करें, D कॉमन ले लें, है ना, क्योंकि हमें K1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर यदि हम D कॉमन ले लें तो ये D डिनोमिनेटर का दोनों कट जाएगा, तो ये हमारा आ रहा 1 अपान D कॉमन लिया तो यहाँ पर आया 3 अपान 8K1 प्लस 5 अपान 8K1 प्लस 1 अपान 8 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 एप्सिलॉन बाई 2C था, ये छूट गया, 2 भी तो है, C डैश इज इक्वल टू 2C है, न कि केवल C डैश इज इक्वल टू C है, 2C 2 तो बना रहा ना, ये 2 बना रहा, ये मिस्टेक हो रही थी तो इसको करेक्ट कर लीजिए कि ये 2C है, 2 यहाँ पर और होना चाहिए, बस इसको जो है अपन D लिख दिया तो ये D और ये D कट जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके K1 की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, तो K1
2 इंटू 3/8k1 प्लस 5/8k1 प्लस 1/8 इक्वल टू हो गया 1, 2 को उधर भेज दीजिए, तो 3/8k1 प्लस 5/8k1 प्लस 1/8 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 पे। अब सॉल्व कर लीजिए, 1/8 को भेजिए उधर और k1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये देखिए इधर हम एलसीएम ले लेंगे, है ना, 8k1 यहाँ भी है, 8k1 ये यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 8k1 और 5 प्लस 3 ये भी हो गया 8 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस 1/8, ये उसको उधर भेज दिया, तो 8 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 1/k1 इक्वल टू एलसीएम निकालिए 8, 2 4 जा 8 और 4, तो ये आ गया आपका, यानी 1/k1 इज इक्वल टू 3/8, 3k1 इज इक्वल टू 8, तो k1 इज इक्वल टू 8/3, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.66, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो है k1 की वैल्यू निकाल ली है। जो है पहले रिलेशन दिया हुआ था k1 और k2 में, उसको यूज करते हुए हमने ये कंडीशन लगाई कि जब डाइलेक्ट्रिक जो है उसमें फिलअप कर दिया गया तो जो कैपेसिटेंस थी, जो ओरिजिनल कैपेसिटर थी, उसका 2 टाइम्स हो गई, यानी C डैश इज इक्वल टू 2C, और इस कंडीशन के बेसिस पे हमने k1 की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई है 2.66। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो CBSE एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से सॉल्व कर पाएंगे, और मेरी समझ से नीट के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल।